स्टार्ट। चलो तो फर्स्ट का बताना सब। ठीक है, मैं वो ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट। मैंने ग्रुप पे भेजा है। ठीक है, ग्रुप पे भेजा है मैंने, वो SRCC वाला जो ग्रुप है उसमें भेजा है। इसका none of the these है। which of the economists divided economics in two branches of micro and macro on the basis of economic activity। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के बिहाफ पे डिवाइड किया था। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। स्टार्ट। हाँ, इसका आंसर इंडिविजुअल यूनिट्स ही है। ठीक है, इसका आंसर इंडिविजुअल यूनिट्स ही है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। स्टार्ट। इसका आंसर सी है। ठीक है, स्टार्ट। नहीं नहीं, सेकंड का आंसर इंडिविजुअल यूनिट होना चाहिए ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स दी स्टडी। अच्छा, लेकिन प्राइस थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट भी तो होता है। ठीक है, वो उन्होंने गलत लिख रखा है, इन्होंने नन ऑफ दीज कर रखा है। फोर्थ वाले का आंसर कर लिया सबने। ठीक है, गुड। फिफ्थ। माइक्रोज मीन स्मॉल, बिलोंग्स टू। ढंग से करते जाना, जो जो गलत होगा कॉपी में लिखते जाना।
आंसर इज ग्रीक वर्ड। चलो अब आते हैं सिक्स पे। सिक्स का क्या होगा? सिक्स। Which of the following statement is true? Human wants are infinite, resources are limited, scarcity problem gives birth to choice. इसका ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, ऑल ऑफ दीज ही होगा इसका आंसर। गुड। मैं बताता जाऊंगा जो जो आंसर है। चलो सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज? हाँ, रिसोर्सेज के फीचर्स क्या थे? रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। और ह्यूमन बीइंग्स के फीचर्स क्या थे? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड डिफर इन प्रायोरिटीज। तो इसका आंसर सी होगा। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। स्टार्ट। सॉरी सॉरी, अब आया है। फर्स्ट देख लो जिसे देखना है। चलो अब फर्स्ट बताना, ठीक है? ये थोड़ा करेक्ट बताएगा। स्टार्ट। इंडिविजुअल इकोनॉमिक।
चलो अब सेकंड पे आते हैं। सुनो सुनो, एक जो हमने क्वेश्चन किया था ना, इसका आंसर सी है, ठीक है, लिख लेना एक जगह। थैंक यू। इसका आंसर सी है, ठीक है। विच इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू टू ब्रांचेस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। इसका आंसर सी है, ठीक है। इसका आंसर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब आते हैं फोर्थ पे। स्टार्ट। एमओसी की फुल फॉर्म। यस, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ। पीपीएफ की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब बताओ एट्थ। गुड 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 गुड, ठीक है। अब इसके आंसर देखते जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्योंकि होम टू प्रोड्यूसों में ही हम गरीब और अमीर वाला हिसाब करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी। तो दोनों होंगे, ए और बी वाला, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड होते हैं सप्लाई में और ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर से तो क्वेश्चन के लेवल ऐसे ही होंगे। ये रैगनर फ्रिश वाला याद रखना, ठीक है, वो जो फर्स्ट वाला था, ठीक है, एक जगह लिख लेना। ये वाला लिख लेना, माइक्रो और मैक्रो को जो डिफरेंस किया था। बस इसमें स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है।
ठीक है, ये लिख लेना एक जगह एक कॉपी में, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब होता है जब तुम चीजों को इवैल्यूएट करते हो। अब चीजों को इवैल्यूएट तुम करने के बाद भी कर सकते हो और करने से पहले भी कर सकते हो। करने के बाद अगर कर रहे हो तो तुम सजेस्टिव नेचर वाला हो रहा है, इसलिए नॉर्मेटिव हो जाएगा। और करने से पहले फिर वो सॉल्यूशन निकाल रहे हो और सारी चीजें उसके बाद एग्जीक्यूट कर रहे हो तो फिर वो पॉजिटिव वाला हो। तो पॉजिटिव जो है वो तुम्हें फैक्ट्स बताता है और नॉर्मेटिव जो होता है वो तुम्हें सजेशन बताता है। मतलब किस तरीके से तुमने किया उसका एनालिसिस पॉजिटिव हो जाएगा, और कैसे करना चाहिए था और कैसे नहीं करना चाहिए था और नॉर्मेटिव हो जाएगा। एक मिनट। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर क्या नाइस। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मैं ये आपको बताना चाह रहा था सर, जैसे व्हाट्सएप पे आप आंसर्स ले रहे हैं, तो सर कई बार क्या होता है कि सर जैसे कईयों के आंसर सर गलत भी होते हैं, बट सर जो मेजोरिटी जिस तरफ वोट करती है वो उस तरफ वोट कर देता है। तो सर एज अ सजेशन सर, अगली बार जब आप एमसीक्यू लेंगे तो सर आप काउंट पे क्विजेस बना के कर सकते हैं सर, उसमें बाद में रिजल्ट पता चलते हैं सर, जिससे अच्छे से एनालिसिस होता है, हम लोग भी अपनी परफॉर्मेंस को कर पाएंगे ओके सर, ओके। अगर आपको फीजिबल रहता है तो। हाँ क्योंकि हाँ सर इसमें ठीक। मेजोरिटी बायस की वजह से ना, जिनके गलत होते हैं वो भी सही कर देते हैं सर, लास्ट में रिजल्ट वही रहता है सर। हाँ सही कह रहे हो, सही। चलो नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा, कल वाली क्लास में ध्यान रखूंगा। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। रुको ये वाला देखते हैं, ये वाला था। स्टार्ट फर्स्ट। रुक जाओ, ये लेकिन फर्स्ट चैप्टर का नहीं है ना। वेट 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 वेट। हाँ ये वाला करो, इसे फर्स्ट मानना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला। तो ये तो पता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइस को देखता है, मेन इंडिकेटर। जो मेरे पास संदीप गर्ग के भी क्वेश्चन थे। 2 मिनट देना बस। अब तो आ गया ना इकोनॉमिक एनालिसिस वाला। 1 मिनट, मैं ना पीडीएफ बना दूं क्योंकि
हाँ, पीपीएफ सिलेबस में है थोड़ा सा। हाँ, जब तक आप ना ये लो, ये पोर्शन पढ़ लो। हाँ, ये वाला टॉपिक पढ़ लो जरा सा, यहाँ से। पढ़ लिया सबने? थम्स अप कर देना अगर पढ़ लिया।
एक मिनट बस अपलोड हो रहा है, ठीक है। हो गया upload। चलो फर्स्ट बताओ जरा। ओके, फर्स्ट का आंसर डी है, ठीक है। implies दैट कंज्यूमर वांट्स विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे। स्टार्ट। हाँ, इसका आंसर यही होगा, स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। अज्यूम पीपीएफ ऑफ बटर एंड गन इज ड्रॉन सो दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वाले में क्या होता है, जितना एक को बढ़ाने के लिए चाहिए उतना ही सेक्रीफाइस कर रहा होता है वो, ठीक है। मतलब जितना वो गेन कर रहा होता है उतना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है। मतलब एक घंटे में तुम अकाउंट्स के भी दो चैप्टर कर लेते हो और एक घंटे में तुम इको के भी दो चैप्टर कर लेते हो। तो अगर एक घंटा तुम सेक्रीफाइस भी करोगे तब भी जो गेन और सेक्रीफाइस होगा वो सेम लेवल का होगा। फिफ्थ बताना, ठीक है, जो मुझे लग रहा है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूँ बस। फिफ्थ। इसका तो सबको पता होना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस में हम ये करते हैं कि कितना प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में। हाउ टू प्रोड्यूस में हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होता है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। ओके, अब सिक्स्थ बताओ, सिक्स्थ। ओके, अच्छा, एक ने सेकंड वाला पूछा है तो देखो, पीपीएफ जो है ना, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन हो सकता है और कॉन्वेक्स हो सकता है। स्ट्रेट लाइन में ना ये होता है कि जितना वो गेन कर रहा है उतना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है, ठीक है। मतलब कि मतलब उसे किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा, सेम लेवल ऑफ सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस करना होता है और उतना ही लेवल ऑफ गेन हो रहा होता है। तो आपका जो सिक्स का आंसर है वो है बी, ठीक है। रमेश इज वर्किंग एज अ सैलरी ऑफ 35,000, तो करंट जॉब तो वो 35,000 की कर रहा है। ही रिसीव टू मोर जॉब ऑफर, तो जो सबसे बेस्ट वाला होगा इसके बाद, मतलब 35,000 के बाद जो बेस्ट वाला होगा वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, और जो सेकंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा वो उसके बेस्ट वाला, ठीक है। अब आपको बताना है नाइन्थ।
देखो, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी उसमें मैंने जो भी पैराग्राफ्स पढ़े थे, उस पैराग्राफ के हिसाब से जो क्वेश्चन बिल्डअप हो सकते हैं, बस मैं वही उठा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस नहीं उठा रहा। क्योंकि जब मैंने एनसीईआरटी खोला मुझे कहीं भी राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट नहीं दिखा, ठीक है, ना ही मुझे एमओसी वाला कुछ देखा, ठीक है, इसलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन ही नहीं उठाया, एमओसी वाला। हाँ, तो जो आपका नाइन्थ का आंसर है वो आपका ए है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद अब आप मुझे बताने वाले हो टेंथ। हाँ, टेंथ का आंसर जो है वो सी है। ओके, अब इलेवेंथ बताने वाले हो। हाँ, हम स्केर्सिटी की वजह से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी है। अब आप मुझे बताओगे फोर्टीन्थ। हाँ हाँ, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पीपीसी और पीपीएफ बता दूंगा। मैं ना इसी क्लास में बता दूंगा। चलो, एक बच्चे ने पीपीएफ पूछा है तो वो पहले बता देता हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस तो कर लोगे, ठीक है। एनसीईआरटी के डोमेन में देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी के ही डोमेन में पीपीएफ हमें ये बता रहा होता है कि भाई अगर आप एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप एक चीज को बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं दूसरी क्लासेस नहीं ले रहा, तो जो दूसरी क्लासेस को मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ उसे मैं पीपीएफ कह सकता हूँ। खुल नहीं वाला है। मैंने अनम्यूट कर दिया है, जिसे कोई दिक्कत होगी तो बोल देना। चलो ये देखो जरा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर हम ये जो पीपीएफ है इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीपीएस भी तो कह सकते हैं ना सर, हाँ मतलब हाँ 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 टीपीएस का पूरा समझ के हम उसको एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। और बुक्स में ना थोड़ा एक्स्ट्रा गिवन है, तो बस एनसीईआरटी के डोमेन का देखना। चलो ये देखते हैं। जस्ट एज इंडिविजुअल फेस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये तो सही बात है क्योंकि इंडिविजुअल्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। द रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल आर ऑलवेज लिमिटेड इन कंपैरिजन टू व्हाट द पीपल इन द इकोनॉमी कलेक्टिवली वांट टू हैव।
ठीक है, जो उन्हें इन टोटल चाहिए होता है और जो उनके पास होता है वो हमेशा स्केयर स्केयर कर रहा होता है, मतलब कि लाख कर रहा होता है. The scarce resources have alternative uses, and every society has to decide how much of each of the resources to use in the production of different goods and services. अगर तुम्हारी जेब में 100 रुपए है तो तुम 100 रुपए एक ही जगह नहीं उड़ा देते, अलग अलग जगह उड़ाते हो, और अलग अलग जगह उड़ाने के लिए तुम्हें सोचना पड़ता है. In other words, every society has to determine how to allocate its scarce resources to different goods and services. An allocation of scarce resources of an economy give rise to the particular combination of different goods and services. Given the total amount of resources, it is possible to allocate the resources in many different ways and thereby achieving different mixes of all possible goods and services. The collection of all possible combination of goods and services that can be produced from given amount of resources and given stock of technological knowledge कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ द इकोनॉमी. तो सिंपल सी बात है, जो तुम्हारे पास चीज पड़ी है, जो तुम्हारे पास गिवन टेक्नोलॉजी पड़ी है, उससे तुम कितने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिल्डअप कर सकते हो, उसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट कहते हैं. मतलब ये हर पॉसिबिलिटी बता देता है कि कोई चीज प्रोड्यूस होने पे मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस हो सकता है और मिनिमम से मिनिमम कितना प्रोड्यूस हो सकता है. जैसे कि इन्होंने एग्जांपल लिया ए पॉसिबिलिटी में, जब मैं कॉर्न 0 प्रोड्यूस कर रहा हूं, मतलब अगर मैं अपने लैंड को यूज कर कर कॉर्न 0 प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैं एबल हूं कि मैं कॉटन 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकूं. तब मैं एबल हूं कि मैं कॉटन जो है वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकूं. तब मैं एबल हूं कि कॉटन जो है मैं 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकूं. वैसे ही बी पॉसिबिलिटी क्या कह रहा है, जब मैंने 1 यूनिट ऑफ कॉटन बढ़ाया तो मुझे 1 यूनिट ऑफ कॉटन को सेक्रीफाइस करना पड़ा. जब मैंने 1 यूनिट ऑफ कॉर्न बढ़ाया तो मुझे 1 यूनिट ऑफ कॉटन को सेक्रीफाइस करना पड़ा. जब मैंने एक और यूनिट ऑफ कॉर्न बढ़ाया तब मुझे 2 यूनिट ऑफ कॉटन को सेक्रीफाइस करना पड़ा. जब मैंने एक और यूनिट ऑफ कॉर्न बढ़ाया तो मुझे 3 और यूनिट ऑफ कॉटन को सेक्रीफाइस करना पड़ा. ठीक है, जब मैंने एक और यूनिट बढ़ाया. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कॉर्न में अच्छा था वो कॉर्न ढंग से प्रोड्यूस करेगा और जो कॉटन में अच्छा था वो कॉटन अच्छा प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा था, कॉटन को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था तब जाकर कॉर्न आ रहा था. अब ये वाला बंदा तो कॉटन प्रोड्यूस करने में अच्छा है. ठीक है, जब वो कॉर्न वाले सेक्टर में जाएगा तो उसे थोड़ी दिक्कतें आएंगी. ठीक है, तो कंसीडर एन इकोनॉमी which can produce corn or cotton by using its resources. Table 1.1 gives you some of the combination of corn and cotton that an economy can produce. If all the resources are used in the production of corn, the maximum amount of corn that can be produced is 4 units. And if all the resources are used in the production of cotton, at the most 10 unit of the cotton can be produced. The economy can produce 1 unit of corn and 9 unit of cotton, or 2 unit of corn and 7 unit of cotton, or 3 unit of corn or 4 unit of cotton. There can be many other possibility. The figure illustrates the production possibility of the economy. Any point on or below the curve represent a combination of corn and cotton that can be produced with economy resources. The curve gives the maximum amount of corn that can be produced in the economy for given amount of cotton, and vice versa. This curve is called production possibility frontier. So the production possibility frontier gives the combination of corn and cotton that can be produced when the resources of the economy are fully utilized. ठीक है, तो अगर इस पॉइंटर पे आता है तो रिसोर्सेज जो है फुलर यूटिलाइज्ड है. अगर इसके बाहर आता है तो रिसोर्सेज जो है वो क्या हो जाएगा, ओवर यूटिलाइजेशन. और जब इसके अंडर आता है तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो ये बताओ, ये कर्व कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? बताओ बताओ. कॉनकेव है सर. हाँ, और कॉन्वेक्स कब होता, बताओ बताओ कब होता कॉन्वेक्स? जब एक को सेक्रीफाइस कर कर ज्यादा गेन हो रहा होता. ठीक है, तो note that the point line strictly below the production possibility frontier represent a combination of corn and cotton that will be produced when all or some of the resources are either underemployed
और आर यूटिलाइज्ड इन अ वेस्टफुल फैशन। ठीक है, अंडर तब होता। Excuse me, sir. हाँ हाँ, बोलो बोलो। Sir, is the curve convex or concave? ये Economic कर्व आपका कॉनकेव। concave. Okay, sir. If more of the scarce resources are used in the production of corn, less resources are available for the production of cotton and vice versa. Therefore, if we want to have more of one good, we have to less of other good. Thus, there is always a cost of having a little more of one good in terms of the amount of other good that has to be foregone. This is known as opportunity cost. ठीक है, अगर तुम्हारी अभी 5 लाख की जॉब है और इससे पहले तुम्हें दो जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक 4 लाख की और एक 3 लाख की, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव 4 लाख है। ठीक है, और उसके नेक्स्ट जो है बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो 3 लाख है। तो एवरी इकोनॉमी हैज टू चूज वन ऑफ द मेनी पॉसिबिलिटी दैट हैज, इन अदर वर्ड वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज चूज फ्रॉम वन ऑफ द मेनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो एक बार थम्स अप कर दो जिसे ये समझ आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर आप एक और बार समझा सकते हैं? ये पूरा नहीं नहीं, पूरा नहीं, जो आपने नीचे अभी बताया है ना। अच्छा हाँ, ये देखो, अगर मान लो अभी तुम्हारी करंटली जो जॉब है वो 5 लाख की है, ठीक है, तुमसे पूछा जाए कि इस जॉब का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो 4 लाख था, और उसके नेक्स्ट पूछा जाए तो उसके नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था, 3 लाख। समझ गए समझ गए। अगर मान लो कि तुम्हें ऑप्शन मिलते हैं बीएमएस, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम, ठीक है, अभी तुमने करेंटली एनरोल किया बीएमएस में, ठीक है, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था, बीकॉम ऑनर्स, और उसके नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था, बीकॉम। समझ गए समझ गए। यस। ओके ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर जैसे आपने कर्व पे जितने भी पॉइंट्स है सर, ए बी सी डी है सर, ये फुलर यूटिलाइजेशन को हाँ, ये इंडिकेट फुलर करते हैं। यूटिलाइजेशन है। और इसमें सर इसके जो बाहर होंगे पॉइंट सर, ऊपर वाली साइड, वो ओवर यूटिलाइजेशन होंगे, एंड जो अंडर होंगे वो अंडर यूटिलाइजेशन होंगे। हाँ 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 हाँ, समझ गए समझ गए। रात हो रही है, सो जा, बदतमीजी नहीं। और सबको इसका मतलब तो पता है ना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। थम्स अप कर दो अगर पता है तो। Sir, हाँ हाँ बोलो बोलो। can you please explain production, distribution, and disposition? ओके ओके। सर लेट्स कंजम्पशन नहीं होगा। पूरी इकोनॉमी में एक ही फॉर्म है जिसका नाम है टाटा, ठीक है, बहुत सारे हाउस होल्ड्स हैं, किन्हीं हाउस होल्ड के पास बहुत ज्यादा लैंड पड़ा है, किन्हीं हाउस होल्ड के पास बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है, किन्हीं हाउस होल्ड के पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है, और किन्हीं हाउस होल्ड के पास बिजनेस माइंडेड दिमाग पड़ा है। ठीक है, अल्टीमेटली इनके पास एक ही सेक्टर है जहां से पैसा कमा सकते हैं, जो कि है टाटा, क्योंकि टाटा ही है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी में एक ही फॉर्म है जिसका नाम है टाटा। तो इस लैंड वाले हाउस होल्ड ने टाटा को लैंड दिया, इस टाइम वाले हाउस होल्ड ने टाटा को टाइम दिया। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक्स में टाइम देकर कमा रहा होता है उसे हम लेबर कहते हैं। इसने अपना कैपिटल दिया, इसने अपना बिजनेस माइंडेड दिमाग दिया। इसके बदले इसे क्या मिला होगा, इसके बदले इसे रेंट मिला होगा, इसे मिला होगा वेजेस, इसे मिला होगा इंटरेस्ट, और इसे मिला होगा प्रॉफिट। अल्टीमेटली टाटा ने इन हाउस होल्ड के फैक्टर सर्विसेज को क्यों लिया था, जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। तो पहले फेज में क्या होता है, पहले फेज में हाउस होल्ड जो है वो आता है फर्म के पास, और फर्म उसकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम कह देते हैं प्रोडक्शन। सेकेंड फेज में क्या होता है, सेकेंड फेज में टाटा उन्हें उनकी मेहनत के पैसे दे रहा होता है, तो लैंड वाले को रेंट मिला, लेबर वाले को वेजेस मिला, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट मिला, बिजनेस माइंडेड वाले को प्रॉफिट मिला, इसे हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है लास्ट फेज। लास्ट फेज होता है अब इंसान कमा क्यों रहा था, जिससे कि उसे वो खर्च कर सके। अल्टीमेटली जब वो मार्केट में जाएगा और उसे खर्च करेगा,
तो पैसा किसके पास आ जाएगा? टाटा के पास ही आ जाएगा। तो जब हाउस होल्ड अपने पैसे को खर्च करता है तो उसे कह देते हैं डिस्पोजिशन। आ गया, समझ आ गया? Yes, sir. Thank ओके you. ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर ये आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के स्टेजेस बताया ना सर, जिसको हम हाँ, इनकम इसे फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो भी कह सकते हो और वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी भी कह सकते हो। सर वाइटल प्रोसेसेस में तो वो तीन आ जाएंगे ना, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट, आपने हाँ पहले उस टाइप बताया के। था। क्योंकि जब कंजम्पशन होगा तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे फर्म फिर से उसे रीएलोकेट करेगा। Excuse me, sir. हाँ हाँ, बोलो बोलो। So, what's the difference between production possibility set and production possibility frontier? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, वो जो कॉम्बिनेशन है ना वो सेट है, और जो डिफरेंट डिफरेंट है वो तुम्हारे अलग अलग वो हैं, क्या कहते Okay, हैं। sir. Thank you. हाँ, अब पहले स्टूडेंट्स ये देख लो कि ये जो एनसीईआरटी ने जो जो चीजें सर अज्यूम किया है ये तुम्हें पता है या नहीं पता? सर बाय कैसे गुड पता वी मीन चलेगा? हाँ बोलो सर बोलो। कैसे पता चलेगा कोई कर्व कॉनकेव है कॉन्वेक्स है? उसके शेप से। रुको मैं एक फोटो दिखा, जब तक तुम ये देखो जरा। पढ़ लिया सबने? थम्स अप कर देना अगर पढ़ लिया, और कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो बताओ, अनम्यूट कर कर पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर सर। आप हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर डिस्पोजिशन क्या होता है? डिस्पोजिशन जिसमें हाउस होल्ड अपना पैसा खर्च कर रहा होता है। ओके। सब पूछ लो, यूनिट 1 इकोनॉमिक्स आज कंप्लीट कर लो, जैसा भी क्वेश्चन आए तो तुम कर पाओ। सर आप अभी इकोनॉमिक्स का सर और कितनी देर सर लेंगे? ये बस चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं खत्म करता हूँ। ये सबने पढ़ लिया ये वाला? बाय गुड्स वी मीन्स, बाय इंडिविजुअल, बाय रिसोर्सेस। ओके ओके। Production, exchange, and consumption of goods and services are among the basic economic activity of life. ये पढ़ लिया here we, ये वाला पूरा। सर एक होता है रोटेशन ऑफ पीपीएफ कर्व एंड एक होता है शिफ्ट इन पीपीएफ कर्व. हाँ हाँ, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, हाँ। So what's the difference between shift and rotation? रोटेशन में ना कोई एक हो रहा होता है। एक मिनट, पहले मैं तुम्हें कर्व दिखा देता हूँ। ये देख लो पर तो एनसीईआरटी में नहीं दिया ना नहीं, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसलिए मैंने वो टॉपिक उठाया ही नहीं। सर, ये आएगा फिर एग्जाम में? नहीं, ये नहीं, कम चांस आने के, ना चांसेस है, नहीं आएगा। सर पीपीएफ डिटेल में है एक सिलेबस में? नहीं है, नहीं डिटेल में नहीं है, बस उन्होंने बता दिया है कि कॉम्बिनेशन बताता है और ये सारी चीजें। एक भी पॉइंट में कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया उन्होंने ये सारी चीजें। ये वाला देख लो एक बार, जो पॉइंट एफ है वो अनअटेनेबल वाला है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
और ई जो है वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, और जो तुम्हारा कर्व में आ रहा है, जो कॉनकेव वाली शेप में आ रहा है, वो तुम्हारा हो जाएगा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये देख लो, पीपीएफ कैन बी ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है जब जितना मैं गेन कर रहा हूं उतना ही मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं। सर हाँ 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 सर आपने बताया कि जो कनकेव होता है उसमें होता है कि अगर एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है तो फिर वो कनकेव होगा। हाँ हाँ हाँ। तो सर वो तो अगर दूसरी साइड से देखेंगे तो उसके कम होने से दूसरा बढ़ जाएगा। मतलब अगर कॉर्न और कॉटन है तो अगर कॉटन से कॉर्न कम हो रहा है तो कॉर्न से कॉटन बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि हम दो ही चीजें ले रहे हैं, बस दो ही तो सर कॉमोडिटी। मतलब वो दोनों कॉलम्स तो गिवन होंगे तो फिर वो पता कैसे चलेगा कि कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स। मतलब समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हो तुम? सर मतलब जो उसमें टेबल बना हुआ था कॉर्न और कॉटन वाला, हाँ हाँ हाँ। उसको सर अगर उल्टा इंटरप्रेट करेंगे तो फिर वो कन्वेक्स हो जाएगा। अगर पहले हम वो वाला कॉलम कंसिडर करेंगे कॉटन वाला तो। नहीं नहीं, हमेशा सेक्रीफाइस जो है ना वो तुम्हारा वाई एक्सेस पे आता है, और गेन जो है वो एक्स एक्सेस पे ही आएगा। अच्छा ओके सर। ठीक है। ये उतना टॉपिक नहीं है एनसीईआरटी में। तो अगर एनसीईआरटी के डोमेन में देखें तो पहले पेज में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? थम्स अप करते जाना, पहले पेज में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पता चल गया है? भैया ये क्लास कितने बजे तक है? बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, ये सब पता चल गया है? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में किसी को दिक्कत है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। सर इसमें ना पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का अलग सेंस दिया है, अगर आप पूरा रीड करोगे। सर जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव जो होता है सर वो ऑलरेडी लिया गया है, सर नॉर्मेटिव लेना चाहिए, सर इसमें अलग बिल्कुल दिया हुआ है। तो सर इसका कंसीडर करें कि सर जो आपने बता दिया, फिर मैंने से दोनों ही करनी है। चलो ये देखो, ये देखो। इट वॉज मेंशन्ड अर्लियर दैट इन प्रिंसिपल देयर आर मोर देन वन वेज ऑफ सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है। These different mechanism in general are likely to give rise to different solution to those problems, thereby resulting in different allocation of resources or also different distribution of final mix of goods and services produced in the economy. Therefore, it is important to understand which of these alternative mechanism is more desirable for the economy as a whole. In economics, we try to analyze different mechanism and figure out the outcome which are likely to result under each of these mechanisms. We also try to evaluate the mechanism by studying how desirable the outcome resulting from them are. Often, distinction is made between positive economics analysis and normative economic analysis, depending on whether we are trying to figure out how a particular mechanism functions or we are trying to evaluate it. In positive economics analysis, we study how the different mechanism function, and in normative we try to understand whether these mechanism are desirable or not. तो ये देखो ना, एक में क्या बोल रहा है कि उसने ऐसा किया और उस पे रिसर्च करना, और एक में क्या है कि जो उसने किया वो सही किया या गलत किया। समझ रहे हो? सर वो बट उसमें लिखा था प्लानिंग और कि हाँ,
how this functions and sir like बाद में हमें एनालाइज करना कि whether it is desirable or for the economy or not, मतलब वो जो तीन तो ये तो नॉर्मेटिव हो गया, डिजायरेबल है या नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, अब निकल गई है तो निकल गई है, तो उस मैकेनिज्म पे पूरा स्टडी हो रहा है, तो पॉजिटिव हो गया कि ये आउटकम निकले। और नॉर्मेटिव जो है वो ये बता रहा होता है कि ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था, ये सारा। तुमने ग्रीन रेवोल्यूशन का वो अगेंस्ट और फेवर वाला डिबेट पढ़ा है? यस सर, आपने जो डाला है स्टेटस पे। तो वो नॉर्मेटिव पॉजिटिव का एग्जांपल ये ओके सर। कि गवर्नमेंट ने कंटिन्यू रखा था तो पॉजिटिव था। हाँ जी, नॉर्मेटिव में कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि नहीं रखना चाहिए, फ्री में देते हैं तो वेस्ट होता है रिसोर्स और ये सब। यस सर, ठीक है। पर सर नॉर्मेटिव जरूरी नहीं है ना कि नेगेटिव ही हो। हाँ हाँ, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। So Just आप एक बार opposite of the positive, I guess. क्या चीज, क्या चीज? It is opposite of the positive analysis. Normative one. नहीं, हमेशा थोड़ी होगा नेगेटिव। अच्छा, तो सर जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है tell us about the problems, और जो नॉर्मेटिव हो गया it is telling about all the alternatives or the solutions we can do. हाँ, कि मतलब गवर्नमेंट ऐसा कर सकती थी, ऐसा उसने नहीं किया, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने इस बार अच्छा किया। तो पॉजिटिव वाला तुम्हें रियल फैक्ट्स बता रहा होगा, ठीक है, और नॉर्मेटिव वाला जो होगा वो तुम्हें सजेशन बेस्ड बता रहा होगा। Okay sir. और ये लाइन जरूर पढ़ लेना। So, excuse me, हाँ so can we say that positive and normative economics, it's basically reality versus expectations? हाँ हाँ हाँ, कह सकते हो। Okay, so और माइक्रो और मैक्रो अच्छे से पढ़ लिया है सबने। ये ट्रेडिशनली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन स्टडीड अंडर टू ब्रॉड ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ये तो पढ़ लिया। अब ये देखो, ये जितने भी टर्म्स लिखे हैं उनके मीनिंग्स पता है? यस सर। कंजम्पशन, स्कैरसिटी, मार्केट, मिक्स्ड इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, मार्केट इकोनॉमी, पॉजिटिव एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सचेंज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, नॉर्मेटिव एनालिसिस। पक्का पक्का? सर मार्केट और मार्केट इकोनॉमी में क्या डिफरेंस हुआ? मार्केट एक इंडिविजुअल एरिया की बात कर रहा है जिसमें डिमांड, और मार्केट का मतलब यहां पर यह है कि जहां भी एक्सचेंज हो रहा है किसी भी कॉमोडिटी का, वो मार्केट है, ठीक है, चाहे वो नेट हो। ये वाला पैराग्राफ पढ़ना अगर कभी भी। इसी ये सेकंड पेज पढ़ना, एनसीईआरटी का पता चल जाएगा। मार्केट का मतलब है जहां सेलर और बायर बस खरीद और बेच हो रहा है, वो मार्केट है। चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक है, वो मार्केट हो जाएगा। और मार्केट इकोनॉमी का मतलब है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को कैसे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला टाइप। सर आप अकाउंट कितनी देर में कराओगे? अकाउंट्स बस इनका बस ये हो जाए, फिर मैं अकाउंट्स करवा दूंगा, ठीक है। 5 सर मिनट। जिनका इकोनॉमिक्स है वो लीव कर सकते हैं आप सर से? हाँ बस ये बता दो कि इतना समझ आ गया सबको। यस सर। ओके ओके, सर ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड क्या होती है इकोनॉमी? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी देखो, हमारी जो इकोनॉमी है ना वो 3 प्रॉब्लम से जूझ रही होती है। अच्छा, ये सेंट्रली प्लान्ड की बात करो, सेंट्रली प्लान्ड में बस गवर्नमेंट 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 होता है। जो सोशल वेलफेयर के बारे में सोच रहा होता है।
तो ये अपनी तीन प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व करता है। व्हाट टू प्रोड्यूस में वो चीज प्रोड्यूस करता है जो मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमी को, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल को चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस में वो अगर लेबर ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक लेता है, और अगर मशीनें ज्यादा है मतलब कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव लेता है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, अगर गरीब लोग ज्यादा है तो गरीबों के लिए, और अगर अमीर लोग ज्यादा है तो अमीरों के लिए। तो सर इसमें प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं, सेंट्रली प्लान में प्राइवेट सेक्टर नहीं होता। मार्केट इकोनॉमी में बस प्राइवेट प्राइवेट होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों होता है। So in the production possibility, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ना हमें ये बताता है, दो गुड्स को लेता है और ये बताता है कि अगर एक गुड्स को बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समझ गए? yes. सर हाँ हाँ। सर जब हम मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके अंदर हम ये एज अ डिफरेंस दे सकते हैं कि मार्केट इकोनॉमी इज फॉर प्रॉफिट मोटिव एंड सेंट्रली प्लान्ड इज फॉर सोशल वेलफेयर। हाँ हाँ हाँ। और देखो एनसीईआरटी में जो है वही पढ़ो, बस उसके अलावा कुछ मत पढ़ो। गवर्नमेंट के एग्जाम्स वैसी आते। चलो तो अब यूनिट 1 पूरा क्लियर है ना? यूनिट 1 में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को? यस सर। सर अब कर सकते हैं नहीं जिनके पास इकोनॉमिक्स है। हाँ ठीक है। अब मैं अकाउंट्स का ना नया लिंक भेज दूंगा, तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ इसे, और फिर मैं अकाउंट्स का नया लिंक भेज दूंगा। सर आज इतना ही रखे हैं अकाउंट्स कल से। कल कर रहे हैं सबको? हाँ सर, सुबह आईएमएस भी जाना है ना। Yes, sir. Yes. ठीक है तो थम्स अप कर दो जो सब रेडी है इन सब को। सर बीएसटी करा दो। हाँ सर, पीएससी करवा दो। बीएसटी तो ये कर लूं मैं कि रोज एक एक सब्जेक्ट्स ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ सर एक ही ले लो। Okay, sir. आज क्या इको। तो आज इको हो गया, कल हम बीएसटी कर लेंगे। मैं वो एनसीईआरटी वाला भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है। सर फिर आज इतना ही है बस? हाँ आज इतना कर लेते हैं, कल हम फिर एक टारगेट कर लेंगे। ठीक है, बताओ या फिर क्या करना है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी में भी। सर बीएसटी आज ही करा दो। यस सर, सर बीएससी करवा एक दो। दिन में 2 सब्जेक्ट्स कर सकते हैं। यस सर। सर टाइम बहुत BSc कम का ना है। मैंने एनसीईआरटी नहीं, मतलब एनसीईआरटी अभी तक अपलोड नहीं किया है। तुमने वो टाटा वाला केस स्टडी पढ़ लिया चैप्टर 1 का? यस सर। यस सर। और वो डब्बा वाला? नहीं. और उसमें वो और भी 2-3 केस स्टडी है ना। सर वही केस स्टडीज करा दो बस। ठीक है। ओके, 2 कर सकते हैं, सजेशन आ रहे हैं। ठीक है। ये वाला सबने पढ़ा है? नो सर, एक बार ही रोक तो पढ़ लेते हैं।
Yes, sir. ओके ठीक है, बस हाँ और ना करते जाना, ठीक है? Yes, sir. फिर मैं मेजोरिटी ऑफ पीपल का यस देख, सर। फिर No. ये डेफिनेशंस पढ़िए डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने जो दिए। Yes, sir. ये पढ़ा है? यस सर। ओके, जिसने पढ़ा है वो थम्स अप करना, जिसने नहीं पढ़ा वो थम्स डाउन कर लेना, ठीक है? फिर मैं इवैल्यूएट करता हूँ, ठीक है? ये किस किसने पढ़ा है? तीन, दो, सेवन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा, 8 स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा। ये किस किसने पढ़ा है? सर एक्चुअली एनसीईआरटी ऑलमोस्ट सबने पढ़ रखी होगी, क्योंकि बोर्ड्स में तो हमारे आया ही था, तो प्रेफरेबली तो हम नहीं सब नहीं, ने पढ़ी ये होगी। ना एमसीक्यू बेस का अलग ही डोमेन है, मतलब बहुतों ने इसे स्किप कर कर सुभाष दे से पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे मुझे पता है कि ये वाला किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ये वाला। है ना, ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा। किसी ने पढ़ा है? मैंने किया है। ओके, गुड गुड गुड। फिर इसमें जो एक लास्ट पैराग्राफ है 20th सेंचुरी वाला, सुनो एक काम कर लेते हैं कि कल बीएसटी का टारगेट कर लेते हैं, आज इतना ही कर लेते हैं, बोलो। Yes, Fine, sir. fine. Yes. है ना, जिससे सब क्योंकि कल तुम अपना टाइम जो है वो यूनिट 1 इकोनॉमिक्स को देकर एनसीईआरटी और ये सब कुछ कर कर सुभाष दे के बैक एक्सरसाइज के वो एमसीक्यू कर कर खत्म कर सकते हो उससे। बोलो Yes. बोलो। Yes, सर ये रीड भी कर लेंगे। हाँ, बाकी ये रीड भी कर लेना, कोई डाउट आएगा तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है? बाकी मैं तुम्हें पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है? रोज एक सब्जेक्ट उठाते हैं और लंबा लेते हैं उसे, तो बेटर रहेगा, डिटेल मैनर में हो जाएगा, ठीक है? चलो ओके, गुड नाइट गुड नाइट, ठीक है? सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे डोमेन की प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज विद एनसीईआरटी, जैसे हम बोर्ड्स के लिए हमने एनसीईआरटी करी, एक रेफरेंस उठा ली, सपोज फॉर बीएसटी सुभाष डे, तो फॉर सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू हमें कौन सी बुक्स आप सजेस्ट करोगे एज रेफरेंस प्रैक्टिस के लिए? देखो, कोई भी बुक ना अभी कुछ बहुतों में गलत गलत आंसर ही है, मतलब कोई भी कुछ बेस्ट वर्जन बनकर नहीं आया है, तो तुम्हें साथ एक टीचर चाहिए ही होगा। सर टीएस ग्रेवाल has launched its हाँ, book for टीएस accounting. ग्रेवाल और डीके गोयल, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन बिल्डअप है वो तो 30-40 ही होंगे बस। No,
So preferable for only for CUT of special MCQ book has also been launched by TS Provide. अच्छा, अभी नया आया है? Yeah, just 2 to 3 months ago. अच्छा, तो लिंक भेजना मुझे, फिर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? Actually, I have seen the book physically. I'm also not having it. I was thinking to buy it. I wanted to have your opinion on this. हाँ, अगर टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल ने निकाली है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी If I would ओसवाल, अरियंत, find it मतलब in online or any PDF, I would share it to you. For any one chapter also, it would make works for us. We would get idea of it. ओके, और कुछ भी मिलता है किसी को भी तो मुझे भेज देना, फिर मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? सर अकाउंट के सिलेबस में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लिखा है। हाँ, तो देखो ना, तुम्हारे 50 क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें 40 अटेम्प्ट करने हैं। हाँ सर, वो छोड़ दें। हाँ, तो वो तो स्किप हो सकता है, 3-4 ही क्वेश्चन थे पिछले साल उसके। अच्छा ठीक है। सर आप Sir, क्लासेस के साथ कैसे प्रोसीड करेंगे? मतलब हाउ विल यू प्रोसीड विद द क्लासेस एवरीथिंग, मतलब टॉपिक वाइज, मतलब कैसे अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स? मतलब इस वाले में या वो वर्कशॉप वाले में? नो नो, इस वाले में। इस वाले में पहले तो मैं तुम्हें एनसीईआरटी दिखा दूंगा पूरा, हाँ कि हाँ हाँ। एनसीईआरटी की एक एक चीज तुम्हें पता है या नहीं पता। उसके बाद फिर हम एमसीक्यू करेंगे उसका, फिर अगले दिन तुम उसी चीज को पूरा अच्छे से पढ़ लेना, तो वो पूरा डन हो जाएगा। फिर रात को एक नया यूनिट होगा इस टाइप का। ओके सर। हर दिन एक बुक उठानी है और उसका एक यूनिट पूरा कंप्लीट कर लेना है। ओके सर। और हाँ, ये भी बता दूं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी आ रहा है, ठीक है, जो कॉमर्स स्टूडेंट है। sir, हाँ हाँ, sir, BSc के लिए सुभाष दे इनफ नहीं है? नहीं नहीं, सुभाष दे मत पढ़ो, अब सुभाष दे भूल जाओ, एनसीईआरटी पकड़ो। 50 चीजें मिल जाएंगी जो नहीं पता है, फिर भी पता चलेंगे इस टाइप का। सर तो सिर्फ एनसीईआरटी कर ले। हाँ, एनसीईआरटी कर लो, और एनसीईआरटी से ही नोट्स तो मैंने वो किया तो है कि यूट्यूब पे मैं डालता जा रहा हूँ। सर तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हमारे कोर्स में है वैसे? हाँ, मतलब सिलेबस में आएगा तुम्हारे सीयूईटी के एग्जाम में। तो सर फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और रिडेम्पशन दोनों छोड़ देंगे तो फिर तो 10 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं हो नहीं, जाएंगे। रिडम्पशन क्यों छोड़ोगे? रिडम्पशन तो करवाया जाएगा, रिडम्पशन तो समझ आ जाएगा क्योंकि इश्यू ऑफ डिवेंचर तो किया है। कंप्यूटराइज्ड वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है। सर आप कंप्यूटराइज कराओगे? हाँ, कंप्यूटराइज मैं ओवरऑल बता दूंगा, ओवरऑल बता दूंगा, जो जो इम्पोर्टेंट है, उसे पढ़ने का उतना तो जरूरत नहीं है। सर उसकी क्लास कब होगी? ये जैसे ही तुम्हारा ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, जो मेन वाले हैं, उसको तो लास्ट ही लेना है। बाकी सबने वो यूट्यूब वाला देखा था? यस सर। तो और क्या कर सकते हैं उसमें, तुम बता दो जरा सब। सर क्लासेस में सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? 20 में टारगेट कर 18 में टारगेट कर रखा है। बाकी इन्होंने बोला है कि पेपर ये 21 से लेंगे, लेकिन डिले तो होगा ही उसमें। सर इको के लिए संदीप गर्ग या फिर एनसीईआरटी? एनसीईआरटी। सर आप कह रहे थे दैट सीयूईटी डिले होगा या फिर आईएमएस में पेपर्स? नहीं नहीं, सीयूईटी में, सीयूईटी का पेपर डिले होगा मेरे हिसाब से। फिर अभी ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई ना? नहीं नहीं, अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई, लेकिन पिछले साल भी हुआ था। और होता है, ये हर साल ही होता है। जून में ही होगा, जून के फर्स्ट वीक में। बाकी देखो क्या आता है, इस हफ्ते तक तो आ ही जाएगा, अगले हफ्ते तक। लास्ट ईयर तो फर्स्ट बार हुआ था तो इसलिए शायद होगा इस साल। नहीं नहीं, उस बार भी उन्होंने फॉर्म की डेट एक्सटेंड की थी, तो उसके बाद उन्हें डेट एक्सटेंड करनी पड़ी थी। बाकी देखो सर क्या होता है। सर एमसीक्यू के लिए ग्रुप बना सकते हो सर? सर जो ऊपर लिंक्स के मैसेज आए होते हैं 50-50 60-60 एमसीक्यू के बाद वो बहुत ऊपर चले जाते हैं, फिर वो मिलते हैं नहीं। ओके ओके, हाँ ठीक है, मैं लिंक बिल्डअप कर दूंगा, तुम फिर ऐड ऑन हो जाना तुम सब, ठीक है?
ठीक है, थैंक यू सर। सर आईपी का पेपर कब होगा? ये आईपी का मुझे नहीं पता, मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पता है। बाकी तुम लोग ये बताओगे यूट्यूब में और कुछ कंटेंट चाहिए तुम्हें? No need. ओके तो बस आप ये पीडीएफ्स वगैरह ग्रुप पे शेयर कर देना। ठीक है ओके ओके। तो हाँ सर ये जो आप पीडीएफ्स भेजोगे तो उसको एक अलग ग्रुप बना के भेज दो, क्योंकि तो वो मैं एक ड्राइव बना कोइंसिडेंस लूंगा, उसका लिंक भेज दूंगा। यस सर, ड्राइव बेटर रहेगा। ठीक है चलो ओके ओके। सर जो यूट्यूब वीडियो के लिए आप कह रहे थे उसमें आप कॉलेजेस पे वीडियोस बना सकते हो कि डीयू के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस बेटर है और किसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि हाँ आइडिया हाँ लग जाए। ठीक है ओके ओके। सर और किसी को हाँ इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स एंड न्यूमेरिकल्स का तो कुछ भी नहीं आ रहा ना। नहीं, बस वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ देख। कंज्यूमर बस, उसके अलावा डिमांड और एंड वो सप्लाई का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड, वो ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो होता है। ओके सर। सर 11th की बीएसटी का कुछ आ रहा है? नहीं, बस एक चैप्टर बीएसटी में ऐड ऑन है, वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बस। और सब तो तुम्हारा 12th का ही सिलेबस है। सर जो एनालिसिस वाला चैप्टर है अकाउंट्स में, उसमें सारे हेडर्स याद करने हैं। कौन सा? सर जो एनालिसिस वाली ग्रीन बुक है टीएस ग्रेवाल, उसमें जो थ्योरी वाला फर्स्ट चैप्टर है उसमें सारे हेडर्स याद करने हैं, बैलेंस शीट वाले। बैलेंस शीट पूरी याद होनी चाहिए। और बाकी सर एनसीईआरटी उठाना, उस एनसीईआरटी में जो जो गिवन है वो करना पड़ेगा। सर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी करना है। हाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ये सब। सर और जो दूसरा थ्योरी वाला है उसमें क्या क्या करना है? दूसरे में तो वो लिमिटेशन ही वाला है बस, वही ना, फाइनेंशियल एनालिसिस, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव। हाँ अच्छा, तो तुम्हें इनमें भी कंफ्यूजन आती है कि इस चैप्टर से क्या करना है क्या नहीं करना? हाँ यस सर। सर। चलो ठीक है, इसमें भी बन सकता है। यही सब मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इतने छोटे टाइम स्पैन में सारी चीजें तो वैसे नहीं हो सकता ना, मतलब तुम्हें भी सेल्फ स्टडी वाला करना ही पड़ेगा। और एक शॉर्ट वीडियो बना के बस टॉपिक वाइज बता दो चैप्टर में क्या क्या करना है, कि जब रिवीजन करे अच्छा, कि तो। एनसीईआरटी का दिखाया और फिर बता दिया कि ये कर। वन शॉट सॉर्ट ऑफ कि एग्जाम से पहले हम एक बार रिवीजन के लिए वो देख ले तो हो जाएगा। तो मतलब ये बता दो कि कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है। अच्छा, तो मुझे ना सब मतलब जिन जिन को जो जो सजेशन लग रहा है वो मुझे लिख कर दे देना, ठीक है? फिर मैं उसे इवैल्यूएट कर कर पूरा एक्युमुलेट कर। चलो ठीक है। तो सबकी क्लास सुबह ही होती है आईएमएस में? यस सर। यस सर। तो सब करके डुमा वाले में हो? यस सर। नहीं सर, को हार्ट वाला। सर सीपी। सर गुड़गांव। अच्छा ओके। तो उन्हें ज्यादा मत बताना मैं रात को क्लास ले रहा हूँ, कहीं उन्हें कुछ और लगे। ठीक है, अपना ठीक है सर। वर्कशॉप हो रही है बस, ठीक है? टाइमली होती है, टाइमली खत्म। सर गुड नाइट। चलो ओके सर गुड। आप एक बार ही चैप्टर्स में जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनका आप एक बार ही सिलेबस शेयर कर देंगे? सिलेबस तो मैंने कर रखा है ना शायद ग्रुप पे शेयर। सर वापस कर दो। फिक्स हाँ कर दो, क्योंकि आई गेस मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था ग्रुप। हाँ तो मुझे ना पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है? तो मैं कर दूंगा, ओके सर। क्योंकि ना अब फिर इरिटेट हो जाएंगे ये सब। ओके ओके सर। ओके चलो ठीक है, ओके गुड नाइट। थैंक यू सर।